जय श्री राम साथियों हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत भी दो भागों में डिवाइड थी। एक तो जिसमें दिल्ली सल्तनत जिसमें सुल्तानों ने शासन किया था, उसके बाद फिर मुगल वंश थे। मुगल वंश भी एक तो मुगल वंश था और दूसरा था उत्तरकालीन मुगल सम्राट। महान मुगल अलग और उत्तरकालीन मुगल अलग। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने उसके बाद अरबी आक्रमण पढ़े और मतलब मुस्लिम किस तरह से भारत में आए, किस तरह से उनका साम्राज्य स्थापित हुआ, हमने ये सब देखा। और फिर हमने अरबी आक्रमणकारी किस तरह से आए, रावर का युद्ध पढ़ा हमने। और उसके बाद हमने देखा तुर्की आक्रमणकारी देख रहे थे। ठीक है, तुर्की मुसलमान थे, वो कैसे आए। तुर्की यानी कि जो गजनी साम्राज्य थे, गजनी साम्राज्य के संस्थापक अलप्तगीन, फिर उनके बाद उनके दामाद शुबुक्तगीन हुए। फिर शुबुक्तगीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी, उसने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि पहले खुरासन का शासक था। और इसके बारे में हम देख चुके थे। यामिनुद मिल्लत, यामिनुद दौला, बुत शिकन, ये सब इसकी उपाधियाँ थी। और हमने देखा जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये कहा था एक इतिहासकार इलियट ने। उसके बाद हमने देखा सबसे पहला आक्रमण ये मुल्तान पे करता है 1000 ईस्वी में, जो करमाथी मुसलमान थे उनमें करता है। और मुल्तान में फतेह दाऊद था राजा। ठीक है, और फिर हमने देखा 1001 में ये वह हिंद का युद्ध करता है जयपाल के साथ। फिर जयपाल उसमें आत्मदाह कर लेता है। फिर वह हिंद का प्रथम युद्ध था। फिर वह हिंद का दूसरा युद्ध 1008 में करता है। ये जयपाल का पुत्र जो आनंदपाल था उसके साथ होता है। फिर उसमें आनंदपाल भी हार जाता है। और 1025 में जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध था, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कोई लूट देता है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात जो भी है यहाँ पे लूट मचाता है। तो फिर उसके बाद जो सोमनाथ मंदिर था, उस समय वहाँ पे जो गुजरात शासक थे भीम प्रथम, चालुक्य वंश का शासन चल रहा था तब, जो भीमदेव प्रथम शासक थे, उन्होंने फिर उसका जीर्णोद्धार किया था क्योंकि वो सारा लूट चुका था वहाँ पे। और जो सोमनाथ मंदिर था शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। ये सब हम देख चुके थे। और जो अभी है जो सोमनाथ मंदिर, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी कि जो अभी मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में। ठीक है साथियों, कब कराई थी? 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और फिर हमने देखा कि जो अंतिम अभियान था किसका? महमूद गजनवी का 1027 में। वो था खोखर के जाटों के खिलाफ था। और फिर 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन? गजनवी। 1000 से ये 1030 तक मतलब ज़्यादातर शासन करता है और 1027 तक ये आक्रमण करता रहता है भारत में। ठीक है, 17 बार करता है। किसने बताया था? इलियट ने। ये सब हम देख चुके थे। फिर हमने दरबारी देखे हमने अलबरूनी के बारे में जाना, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, मिन्हाज उज शिराज, ये सब जाने। तो एक बार बता देते हैं, अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी? आपको याद होगा, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। अलबरूनी क्या था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। और जो किताबुल हिंद बुक पुस्तक थी उसको तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, अरबी भाषा में लिखी है। ठीक है, और जो अलबरूनी था संस्कृत, त्रिकोणमिति, खगोल, गणित, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, इन सब का ज्ञाता था। मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान था। ठीक है, अलबरूनी। लेकिन जो इसने लिखा था, इतिहास लिखा, इसने इस्लामिक दृष्टिकोण में लिखा। मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं लिख पाया ये, इसने इस्लाम की ज़्यादा बड़ाई कर दी। क्योंकि एक इतिहासकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए ना। वो तो खैर वैसे बात है, मोरल वैल्यूज़ की बात है। लेकिन अलबरूनी क्या था? जो इसका इतिहास था इस्लामिक दृष्टिकोण में लिखा था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में गजनी से भारत आता है अलबरूनी। और भारत में तब जाति प्रथा और दास प्रथा थी, इसके बारे में भी लिखता है और वाकई में थी भी। और हमने शाहनामा बुक देखी फिरदौसी जी की। फिरदौसी को क्या बोलते हैं हम? पूर्व का होमर। फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी? शाहनामा, जो कि बहुत ईजी बुक है, हमें याद है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का होमर बोलते हैं। ठीक है, पूर्व का होमर। ये लास्ट क्लास में हमने किया नहीं था, ये मेरे को एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए थे तो मैं इनको अभी करवा देती हूँ। ठीक है, ये फिरदौसी को क्या बोलते हैं। और फिर उसके बाद उतबी आए। उतबी ने लिखी थी तारिक ए यामिनी या किताब उल यामिनी बुक लिखी थी। ठीक है, उतबी ने। और लिखी कहाँ थी? इन्होंने गजनी में बैठ के लिखी। ठीक है, गजनी में लिखी ये बुक, भारत में नहीं लिखी। कहाँ लिखी? गजनी में लिखी, तारिक ए यामिनी या किताब उल यामिनी। क्योंकि जो ये गजनी साम्राज्य था उसको यामिनी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यामिनी, ये तो हम कर चुके थे। और बैहाकी ने क्या लिखी थी? तारीख ए शुबुक्तगीन। ठीक है, बैहाकी ने क्या लिखी? तारीख ए शुबुक्तगीन। ये क्या थी? इतिहास की पुस्तक थी। ठीक है साथियों, इतिहास की पुस्तक थी, बैहाकी ने लिखी। और
जो तारीख़ सुबुक्तगीन है इसमें क्या है, जो गौरी ने, मोहम्मद गौरी अभी आएगा ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। गौरी के जो विजय के बारे में है, ठीक है। गौरी की भारत में विजय के बारे में प्रत्यक्ष वर्णन किया है किसने, ये क्या है, मिन्हाज सिराज ने। किसने किया है, मिन्हाज सिराज ने गौरी की विजयों का वर्णन किया है, मिन्हाज सिराज ने तबकात ए नासिरी में। किसमें, तबकात ए नासिरी में, ठीक है। तबकात ए नासिरी में किया है मिन्हाज सिराज ने, किसका, गौरी की भारत में विजय का वर्णन। और जो तबकात ए नासिरी है, ठीक है, मैं लास्ट क्लास में तबकात ए नासिरी लिखी थी, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तबकात ए नासिरी में 23 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। 23 अध्याय हैं और मेनली किस पे ओरिएंटेड है, जो मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय की थी, ठीक है, उसका प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। और हाँ चलिए, अब हम देखेंगे किसको, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। किनके बारे में, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, जो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थी, इनकी राजधानी कहाँ थी, गजनी, ठीक है। राजधानी कहाँ थी, गजनी। गौरी का वंश क्या था, संसबनी वंश या गौर वंश, ठीक है। अभी यामिनी वंश नहीं बोलेंगे, अब क्या था, संसबनी वंश या गौर वंश का था कौन, मोहम्मद गौरी, ठीक है। और संस्थापक भी इसी को बोलेंगे, अगर गौर वंश का संस्थापक की बात होगी या संसबनी वंश का संस्थापक, तो किसकी बात करेंगे हम, मोहम्मद गौरी की, ठीक है। चलिए, और देखिए, जो जैसे बाद में मुग़ल आए, उनका आक्रमण का उद्देश्य क्या होता था, साम्राज्य स्थापना होता था, ये सब होता था ना। और तो इसी तरह से जो मोहम्मद गौरी था, मतलब इससे पहले जो आए थे उनका केवल लूट मार करना, धन प्राप्त करना था। लेकिन मोहम्मद गौरी का क्या था, साम्राज्य की स्थापना करना था, धन प्राप्त करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था मोहम्मद गौरी का, साम्राज्य की स्थापना करना, धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, मोहम्मद गौरी को क्या कहा जाता है, गौरी को कहा जाता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का, किसका, मुस्लिम, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, मोहम्मद गौरी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, अब हम देखेंगे इसका पहला आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया, 1175 ईस्वी में किया, मुल्तान में। देखिए, मुल्तान में किसने किया था पहले आक्रमण, पहले मतलब वो क्या नाम था उसका, महमूद गजनबी ने भी पहला आक्रमण मुल्तान में किया था, लेकिन उसने कब कर दिया था, 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसने 1175 ईस्वी में किया, और तब भी कौन थे वहाँ पे, करमाथी मुसलमान ही शासक थे, अभी भी करमाथी मुसलमानों का ही शासन चल रहा था, ठीक है। तो पहला आक्रमण कब किया गौरी ने, 1075 ईस्वी में मुल्तान पर, करमाथी मुसलमानों पर, ठीक है। और 1078 में किया इसने गुजरात पर आक्रमण, ठीक है। महमूद गौरी ने गुजरात आक्रमण कब किया, 1178 में, ठीक है। 1178 में, 1175 में मुल्तान पे, 1178 में गुजरात आक्रमण। और गुजरात आक्रमण में क्या हुआ, गुजरात आक्रमण में जो राजा भीम द्वितीय थे, देखिए, भीम प्रथम कब थे, जब जब गजनबी ने किसको लूटा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो गुजरात में राजा कौन थे, भीम प्रथम, ठीक है, भीम प्रथम। और भीम द्वितीय की अभी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी, तो तब इनकी विधवा माता नायिका देवी ने गौरी को पराजित किया था, ठीक है। किनकी, भीम द्वितीय की माता थी, और इनके पिता भी नहीं थे, इनकी विधवा माता थी, इन्होंने, नायिका देवी ने गौरी को पराजित किया। और ये गौरी की भारत में पहली पराजय थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी, जो नायिका देवी जी ने इनको हरा दिया था, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे गौरी की दूसरी पराजय, और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही मील का पत्थर बनता है भारत के इतिहास में, ठीक है। चलिए, तराइन का पहला युद्ध होता है, ठीक है। तराइन नामक जो जगह है, तराइन का मैदान कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। क्या होता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है तराइन का तीसरा युद्ध। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है, तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और ये मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे देता है। हालांकि गौरी इसको बोलता है कि तू मतलब मेरे को मार दे करके, लेकिन ये नहीं, गौरी इसको माफ़ी मांग लेता है, शायद कुछ ऐसे होता है। तो पृथ्वीराज इसको माफ़ी मांग के छोड़ देता है। तो उसके बाद फिर अगले साल गौरी फिर लड़ने आ जाता है, लेकिन इस समय क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, ये दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसी के ठीक अगले साल हो जाता है, ठीक है। तो 1192 मतलब पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय वाला और मोहम्मद गौरी के बीच में होते हैं तराइन के युद्ध, ठीक है। पहले में गौरी हारता है, दूसरे में गौरी क्या जीतता है, जीत जाता है, ठीक है। अब जो पृथ्वीराज तृतीय हैं ये कौन थे, पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं, ठीक है। एक किताब है पृथ्वीराज रासो करके, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ये किताबें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखें तो ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड है जो पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज रासो किताब चंदरबर दाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी, चंदरबर दाई ने लिखी थी, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि ये मोहम्मद गौरी पे निशाना लगा रहे थे और पृथ्वीराज रासो पे निशाना लग जाता है ऐसे करके। तो पृथ्वीराज चौहान मतलब ऐसे कुछ होता है कि पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं कि मतलब निशाना लगाओ करके, तो वो मोहम्मद गौरी पे लगाते हैं और वहाँ से गौरी भी लगा देता है, तो दोनों की मृत्यु एक साथ होती है। कहीं कहीं पे ऐसा लिखने को आता है लेकिन पता नहीं क्या है, तो ये मैं नहीं कह सकती। और ये था, देखिए जो कन्नौज था ना, इत्र की नगरी कन्नौज बोलते हैं जिसको, कन्नौज में एक राजा होते थे जयचंद, ठीक है। कन्नौज में एक राजा थे जयचंद, उनकी पुत्री थी संयोगिता, ठीक है, उनकी पुत्री संयोगिता थी। तो वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, तो संयोगिता का स्वयंवर रखा गया, लेकिन उसमें क्या किया गया कि पृथ्वीराज तृतीय को निमंत्रण नहीं दिया गया, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। तो संयोगिता क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होती है वहाँ पे, तो वो मूर्ति को माला पहना देती है, ठीक है, और किसी राजकुमार को वर्ण करके वो मूर्ति को माला पहना देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को हरण करके दिल्ली ले आते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में जो जयचंद होते हैं पृथ्वीराज चौहान के ससुर हो गए एक तरह से, लेकिन वो खफा हो जाते हैं किससे, पृथ्वीराज तृतीय से, तो जयचंद से शत्रुता हो जाती है, ठीक है। तो जब गौरी आक्रमण कर रहा होता है तो ये बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, पृथ्वीराज चौहान का बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। इवन इसके बाद ये होगा कि वो 1194 में चंदावर का युद्ध होगा। चंदावर के युद्ध में ये जयचंद खुद हार जाएंगे, किससे, ये मोहम्मद गौरी से, ठीक है। कब होगा, 1194 में, 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होगा। चौसे चंद चंदावर करके जयचंद करके याद रखो, ठीक है। फिर जयचंद क्या कर देंगे, जयचंद हार जाएंगे इसमें पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। चलिए देखिए आ गया ना चंदावर का युद्ध। तो जो जयचंद गहरवार थे यानी कि पृथ्वीराज चंद के ससुर, ठीक है, पृथ्वीराज चंद के ससुर, ये पराजित हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, और सिक्के थे, जो सिक्के चलाए थे किसने, गौरी ने। इनमें गौरी का नाम था मोहम्मद बिन शाम, गौरी का नाम थी, ठीक है, और हमीर नाम था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। सिक्के में किसका नाम था, मोहम्मद बिन शाम गौरी का नाम और हमीर पृथ्वीराज का नाम, ठीक है। चलिए, और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने देहली पाल सिक्के चलाए, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने कौन से सिक्के चलाए, देहली पाल सिक्के चलाए। उनमें एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी और नंदी जी की आकृति है, ठीक है। सिक्के चलाए, एक तरफ कौन है, कलमा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी और नंदी जी की आकृति थी। तो अगर क्वेश्चन आएगा देहली पाल सिक्के किसने चलाए, तो आप क्या आंसर करेंगे, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। इसमें माता लक्ष्मी और दूसरे साइड से कलमा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। माता लक्ष्मी की मूर्ति मतलब माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनने वाले सिक्के किस मुस्लिम शासक ने चलाए, तो किसने चलाए, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और जो कन्नौज का राजा जयचंद था, ठीक है, कन्नौज का राजा जयचंद था, ये गहड़वाल शासक था। कैसा था, गहड़वाल राजा, ठीक है, क्या था, गहड़वाल राजा था कन्नौज का राजा जयचंद। चलिए, और देखिए, और इकता व्यवस्था चलाई, इकता व्यवस्था किसने चलाई, इकता व्यवस्था चलाई गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने चलाई इकता व्यवस्था। और इकता व्यवस्था को संस्था का रूप किसने दिया, इल्तुतमिश ने। अभी आएगी इल्तुतमिश भी, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इकता व्यवस्था किसने चलाई, मोहम्मद गौरी ने, और संस्था का रूप किसने दिया, इल्तुतमिश ने। और 1206 ईस्वी में जब दमयक अफगानिस्तान में एक जगह है, यहाँ पे नमाज पढ़ रहा था, तो यहाँ पे गौरी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। 1206 में दमयक में नमाज पढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर गौरी की हत्या हो जाती है, ठीक है, 1206 में। चलिए एक बार हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर जो मध्यकालीन इतिहास का मेन पार्ट है वो आएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत से शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत नहीं बन रखी है, अभी मतलब हल्के फुल्के राजा थोड़ा बहुत शासन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, ये सब थे, लेकिन अभी तक सल्तनत अच्छे से बनी नहीं है, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से देखेंगे, क्योंकि बिना रिवाइज करे तो कुछ होना नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए देखिए, ये सब देखा था हमने
देखिए जब मुस्लिम भारत में आते हैं तो हमारा कल्चर कैसा हो जाता है, इंडो इस्लामिक कल्चर हो जाता है। इससे पहले इंडो कल्चर था, यानी कि जब बौद्ध, वैदिक, बौद्ध, जैन ये सब काल पर चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब दिल्ली सल्तनत बस आने वाली है। अब देखिए भारत में मुस्लिमों का आगमन किस तरह से हुआ था, व्यापारी, आक्रमणकारी और सूफी संतों के रूप में हुआ था, ठीक है। 3 नस्लें कौन सी थी, अरबी, तुर्की और फारसी थे, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद देखा था मुस्लिमों का जो कानून था उसको शरीयत बोलते थे। 4 चीज़ों से मिल के बनता था, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास से, ठीक है। और फिर हमने प्रतिष्ठा के 4 पद देखे। इनमें जो सर्वोच्च शक्ति थी वो किसके पास थी, अल्लाह के पास थी। अल्लाह के नीचे पैगंबर होता था और फिर उसके नीचे खलीफा, फिर सुल्तान, ठीक है। अल्लाह, पैगंबर, खलीफा और सुल्तान। और जो इस्लाम धर्म में है, ये जो शरीयत में 4 प्रकार के करों का भी उल्लेख था, हमने वो भी पढ़े थे, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, या जो मूर्ति पूजक थे उनसे लिया जाता था। ज़कात जो धनी मुस्लिम से उनसे लिया जाता था, धनी मुस्लिमों से। और खम्स युद्ध में लूटे गए धन से लिया जाता था, खम्स। और इसमें जो 20% था ये खलीफा को देते थे और 80% लुटेरी सेना में लुटा दिया जाता था। और जो खराज था ये भूमि कर, ये भी हिंदू पे लगता था, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो भारत में इस्लाम का आगमन था कहाँ से हुआ, जो व्यापारी लोग कहाँ से आए, मालाबार तट से आए, ठीक है। मालाबार तट किधर है, केरल में। तो अरबी व्यापारी किधर से आए, अरब सागर, ऐसे करके याद रखिए, अरबी व्यापारी मालाबार तट केरल से आए, ठीक है। और फिर हमने अरबी आक्रमण देखा, अरबी आक्रमण, ये इसकी जानकारी मिली थी हमको, 2 बुक्स देखी थी हमने, कौन कौन सी, चचनामा और फुतूह अल बलदान, ठीक है। चचनामा और फुतूह अल बलदान। जो चचनामा थी वो लिखी थी किसने, अली अहमद ने। किसने लिखी थी, अली अहमद ने, अहमद। और फुतूह अल बलदान लिखी थी बिला दुरी ने। फिर फुतूह अल बलदान किसने लिखी थी, बिला दुरी ने। पहला इस्लामिक आक्रमण देखा हमने जो कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, सिंध में किया था। इसको रावर का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें जो राजा दाहिर था और उसकी पत्नी लाडी रानी बाई थी, वो इसमें जौहर करती हैं। तो जौहर का पहला उदाहरण भी 712 ईस्वी में जब रावर का युद्ध होता है, ठीक है। इसमें राजा दाहिर पराजित हो जाता है और उनकी 2 पुत्रियाँ होती हैं, शूर्या और परमाल, वो कासिम को फंसा देती है, मतलब कासिम को बैल की खाल में छिलवा देती हैं कुल मिला के, ठीक है। और जब पहला आक्रमण हुआ था भारत में तो उस समय इराक के गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन थे, मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है। मंसूर बिन हल्लाज ये गवर्नर थे इराक के, ठीक है। और फिर देखिए, और हाँ ये भी देखा हमने कि जो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, कासिम ने लगाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और अरबों की देन क्या थी, ऊँट पालन, खजूर की खेती, दिरहम सिक्का, किसने चलाया था, अरबों की देन थी, ठीक है। चलिए, और ये तो हम बात कर चुके हैं। और जो सिंध में था यहाँ पे देवल बंदरगाह था, ठीक है। जो देवल बंदरगाह था इस पे अधिकार जमाना चाहता था कौन, कासिम। देवल बंदरगाह पे कासिम क्या करना चाहता था, अधिकार जमाना चाहता था, ठीक है। चलिए, और फिर हमने तुर्की साम्राज्य देखा। तुर्की साम्राज्य में हमने कौन कौन से देखा, गजनी साम्राज्य देखा। गजनी साम्राज्य 962 ईस्वी में अलप्तगीन स्थापित करते हैं और इसको क्या बोलते थे हम, यामिनी वंश भी बोलते थे, ठीक है। गजनी साम्राज्य, इसको हम क्या बोलते थे, यामिनी वंश, यामिनी वंश बोलते थे। और जो तुर्क थे कहाँ के, देखिए तुर्क कहाँ के थे, हमने ये मैप भी बनाया था। जैसे भारत हो गया, भारत के इस तरफ, यहाँ से चाइना की वो है ना, तो चाइना के उत्तर पश्चिमी यानी कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो ये है इसको तुर्क का बोलते थे। और सबसे पहले समस्त भारत को जीता, सबसे पहले समस्त भारत को किसने जीता, तुर्कों ने जीता, ठीक है। और पहला तुर्की आक्रमण भारत पे किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था, ठीक है। सुबुक्तगीन कौन था, अलप्तगीन का दामाद था, ठीक है। अलप्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन। तो पहला आक्रमण भारत पर किसने किया था, इसे सुबुक्तगीन ने किया था, ठीक है। जो कि अलप्तगीन के बाद शासक भी बनता है गजनी साम्राज्य का, ठीक है। फिर हमने महमूद गजनबी के बारे में देखा। महमूद गजनबी जो कि 998 से 1030 तक इसका जो टाइम पीरियड था ये रहा, 998 से 1030 ईस्वी तक। और फिर हमने इसकी उपाधियाँ देखी। इसकी उपाधि थी गजनबी की अमीन उल मिल्लत, यामिन उल दौला और बुत शिकन, ठीक है। यामिन उल दौला, बुत शिकन, अमीन उल मिल्लत, यामिन उल दौला, बुत शिकन, ये उपाधियाँ थी। अमीन उल मिल्लत का अर्थ था मुसलमानों का संरक्षक, यामिन उल दौला का अर्थ था साम्राज्य का दाहिना हाथ, और बुत शिकन क्या अर्थ था, जो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी होते हैं ये। और जो पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की कौन था, महमूद गजनबी, ठीक है। पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो कौन था, महमूद गजनबी। इतिहासकार हेनरी इलियट,
हेनरी इलियट के अनुसार 17 बार भारत पर आक्रमण किया किसने? गजनवी ने। ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी देखे थे। पहला आक्रमण कब किया था इसने? 1000 ईस्वी में मुल्तान में किया था। फतेह दाऊद तब राजा थे और करमाथी मुसलमानों का शासन था। ठीक है, तो इनको हरा दिया था किसने? ये महमूद गजनवी ने। ठीक है, मुल्तान में करमाथी मुसलमानों का शासन था। राजा कौन थे? फतेह दाऊद। इनको हरा दिया था। ठीक है, ये था 1000 ईस्वी में। दूसरा क्या था इसने? 1001 में। तब ये कहाँ पे किया था? 1001 में किया था। ये जो राजा जयपाल थे, ठीक है, राजा जयपाल थे, इनको बोलते हैं वह हिंद का युद्ध। क्या बोलते हैं? वह हिंद का युद्ध 1001 में। 1001 में किया था राजा जयपाल ने। हाँ, राजा जयपाल यहाँ पे आत्मदाह कर लेते हैं और यहाँ पे ये जीत जाता है। कौन? महमूद गजनवी। फिर 1008 में करता है, फिर से आक्रमण करता है। कौन? महमूद गजनवी। तो यहाँ पे जो जयपाल का पुत्र है आनंदपाल राजा होते हैं और आनंदपाल भी हार जाते हैं। ठीक है, तो इसको वह हिंद का दूसरा युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पंजाब में था ये जगह। ठीक है, जो ये वह हिंद जगह थी कहाँ पे थी? पंजाब में। वह हिंद में पंजाब का राजा था जयपाल। ठीक है, आनंदपाल और जयपाल पंजाब में था, पंजाब की शाही वंश का राजा था। ठीक है, उसके बाद हमने 1025 का देखा, जो गुजरात विजय या सौराष्ट्र पर आक्रमण बोलेंगे। पहले गुजरात को सौराष्ट्र नाम से जानते थे ना, तो सौराष्ट्र पर आक्रमण किया था 1025 में। सोमनाथ मंदिर को लूटा। जो सोमनाथ मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है शिव जी के। मंदिर को लूटा। तो उस समय चालुक्य शासक कौन था भारत में? भीम प्रथम या भीमदेव प्रथम भी बोलेंगे। तो इन्होंने फिर इसका पुनरुद्धार कराया था सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक सोमनाथ मंदिर है इसकी नींव कब रखी गई? 1951 ईस्वी में। किसने रखी थी? तत्कालीन नींव नहीं रखी, प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, नींव तो पहले पड़ चुकी थी। प्राण प्रतिष्ठा जो दूसरी मूर्ति की है अभी, वो की थी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है, और फिर हमने अंतिम अभियान देखा। अंतिम अभियान 1027 में था इसका, खोखर के जाटों के खिलाफ। किसका? महमूद गजनवी का। 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। फिर हमने इसके दरबारियों के बारे में देखा। दरबारी कौन कौन से थे? अलबरूनी था। बुक क्या थी? किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद भी बोलते थे इसको। और कैसी किस भाषा में थी ये? अरबी भाषा में थी। ठीक है, अरबी भाषा में थी। कौन? किताब उल हिंद। और इसको 11वीं सदी के भारत का दर्पण भी बोलते हैं। जो किताबुल हिंद है उसको क्या बोलते हैं? 11वीं सदी के भारत का दर्पण भी कहते हैं। अगर अलबरूनी भारत में कब आया बोलेंगे तो कब बोलेंगे? 11वीं सदी में। ठीक है, 11वीं सदी में। जब 11वीं सदी में आया तभी तो उसने 11वीं सदी में दर्पण दिखाया। ठीक है, तो गजनी के साथ आया, महमूद गजनवी के साथ आया कौन? भारत। कौन? अलबरूनी। ठीक है, और ये देखिए संस्कृत का जानकार था, ये संस्कृत का जानकार था और त्रिकोणमिति जानता था। गजनवी त्रिकोणमिति जानता था और संस्कृत का जानकार था और खगोल में वो था खगोल जानता था, खगोल शास्त्र, गणित जानता था, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, ये बहुत सारे मतलब बहुत ज्ञानी था। ठीक है, लेकिन इसकी एक कमी क्या रहती है? जो इसका इतिहास है वो इस्लामिक दृष्टिकोण में लिखा है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष ना होकर के किसमें लिखा था? इस्लामिक दृष्टिकोण में लिखता है अलबरूनी इतिहास को। ठीक है, और बस इतना ही था इसके बारे में। ठीक है, चलिए, और जीवंत वर्णन क्या था इसने? जीवंत वर्णन क्या था 11वीं सदी के भारत का? ठीक है, किसके साथ आया था? गजनी के साथ आया था। चलिए, और फिर हमने फिरदौसी की स्टोरी लास्ट क्लास में देखी थी, कुछ खास नहीं थी, बस यही याद कर लीजिए। फिरदौसी, एक सेकेंड, कहाँ गया? फिरदौसी ने बुक लिखी थी कौन सी? शाहनामा। ठीक है, शाहनामा बुक लिखी थी फिरदौसी ने। फिरदौसी को हमने क्या नाम बोला था? पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर किसको कहा जाता है? फिरदौसी को। ठीक है, और ये दरबारी कवि था। दरबारी कवि था किसका? महमूद गजनवी का। गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। ठीक है, और फिर हमने तारीख ए यामिनी किताब उल यामिनी देखी, जो कि किसने लिखी थी? उत्बी ने लिखी थी। ठीक है, यामिनी वंश के थे ना ये, तो तारीख ए यामिनी किताब उल यामिनी किसने लिखी थी? उत्बी ने लिखी थी। ठीक है, और कहाँ पे लिखी? गजनी में ही लिखी, ना कि भारत में। ठीक है, गजनी में बैठ के लिखी किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी। फिर हमने बैहाकी के बारे में देखा। ठीक है, बैहाकी ने लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, तारीख ए सुबुक्तगीन किसने लिखी? बैहाकी ने। ठीक है, और एक सेकेंड, फिर उसके बाद हमने मिन्हाज सिराज यहाँ पे लिखा नहीं था, ये भी हमने पहले भी बोला। मिन्हाज सिराज की बुक कौन सी थी? तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी में कितने चैप्टर थे? 23 चैप्टर थे, और इसमें जो मोहम्मद गौरी है इसकी भारत में विजय का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ठीक है, भारत में विजय का प्रत्यक्ष वर्णन किया है किसमें?
तबकात ए नासिरी में, ठीक है। चलिए देखिए, हमने फिरदौसी को क्या बोला, पूर्व का होमर बोला ना, पूर्व का होमर। और उत्बी को बोलते हैं पूर्वी पेप्स, पूर्वी पेप्स। पूर्वी पेप्स किसको बोलते हैं, उत्बी को। पूर्व का होमर किसको बोलते हैं, फिरदौसी को, ठीक है। होमर किसको बोलेंगे, फिरदौसी को। होमर, होमर फिरदौसी, होमर फिरदौसी। होमर का और पूर्वी का पेप्स किसको बोलेंगे, उत्बी को बोलेंगे, ठीक है। और मिनहाज सिराज की हमने देखी ली तबकात ए नासिरी। चलिए फिर हमने मोहम्मद गौरी के बारे में, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था, क्या था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसकी राजधानी कहाँ थी, गजनी थी। और फिर इसने गौर वंश की स्थापना की, ठीक है। गौर वंश या संसबनी वंश का संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इस अब देखिए, अभी तक के जो शासक थे उनका उद्देश्य क्या था, लूट मार करना था, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था, साम्राज्य स्थापना करना, ठीक है। साम्राज्य स्थापना करना, धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ये पहला आक्रमण कब करता है, 1175 में, कहाँ पे, मुल्तान में, ठीक है। मुल्तान में ही किसने भी किया था, गजनबी ने भी किया था, ठीक है। और किन का शासन होता था मुल्तान में, करमाती मुसलमानों का। और उसके बाद ये दूसरा अभियान कब, इसका जो गुजरात अभियान है ये होता है 1178 में, ठीक है, 1178 में। जो भीमदेव प्रथम थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तो वो भीमदेव प्रथम नहीं, भीमदेव द्वितीय थे, ठीक है। जब गुजरात आक्रमण हुआ था उस समय भीमदेव द्वितीय की विधवा माता थी नायिका देवी, ठीक है। भीमदेव द्वितीय की विधवा माता थी नायिका देवी। ये भीमदेव द्वितीय शायद से तब बच्चे रहे होंगे, तो इनकी जो माता नायिका देवी थी ये गौरी को पराजित कर देती है। तो ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में जाना। किसने लिखी थी बताओ, चंद्रबर दाई ने, ठीक है। और फिर तराइन के युद्ध देखे हमने 1191 और 92 में, ठीक है। तराइन कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। 1191 में जब हुआ था तब कौन जीतता है, पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है 1192 में, यहाँ पे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से स्वयंवर करते हैं, ठीक है। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद से स्वयंवर करते हैं और जयचंद इसमें गौरी का साथ दे देते हैं। इसलिए मतलब जयचंद का जो जयचंद शब्द है इसको विश्वासघातों के मतलब विश्वासघात शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अभी भी। लेकिन अभी ये विश्वासघात करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जयचंद के साथ फिर गौरी जयचंद से भी युद्ध करने लग जाते हैं। फिर युद्ध होता है जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध 1194 में। फिर इसमें जयचंद भी पराजित हो जाते हैं, ठीक है। जयचंद गहरवाल, क्योंकि गहरवाल वंश का शासक था ना, तो जयचंद गहरवाल हार जाते हैं। उसके बाद हमने देखा जो मोहम्मद गौरी था, देहलीपाल नामक सिक्के चलाए थे, किसने, मोहम्मद गौरी ने। देहलीपाल सिक्के किसने चलाए थे, मोहम्मद गौरी ने। इसमें एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी व नंदी की मूर्ति छपी रहती थी, ठीक है, आकृति छपी रहती थी। देहलीपाल सिक्के किसने चलाए, गौरी ने। देहलीपाल सिक्कों में क्या खास था, एक तरफ कलमा लिखा था, दूसरी तरफ नंदी और माता लक्ष्मी की आकृति थी, ठीक है। और एकता व्यवस्था देखी हमने, एकता व्यवस्था भी गौरी ने चलाई सबसे पहले। और एकता व्यवस्था को संस्था का रूप देने वाला कौन होगा, इल्तुतमिश, ठीक है। और फिर 1206 ईस्वी की बात आती है। 1206 ईस्वी में दमयक में नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो नमाज पढ़ते पढ़ते गौरी की हत्या कर दी जाती है। और दमयक नामक जगह किधर है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो साथियों ये हमने पढ़ा भी और इसका रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। अब हम मध्यकालीन भारत की जरा सी रूपरेखा देखेंगे ताकि इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर सके, ठीक है। अब देखिए, जब मध्यकालीन भारत की अब बात होगी, ठीक है, अब मेन दिल्ली सल्तनत चलेगी। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। कब से, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, तो इसमें जो सेनापति थे, सेनापति, जो सेनापति थे इनको क्या बोलते थे, नायाब या अमीर बोलते थे। क्या बोलते थे, नायाब या अमीर, नायाब या अमीर बोलते थे, ठीक है। देखिए, ये हमारा भारत का मैप, एक सेकेंड बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ये भारत का मैप, यहाँ पे दिल्ली में कौन था, ऐबक। देखिए देखिए अभी तक गौरी का शासन चल रहा था ना। देखिए 1206 में गौरी की हत्या हो जाती है, ठीक है, 1206 में गौरी की हत्या हो जाती है, तो गौरी का शासन चल रहा है। गौरी के 3 प्रमुख गुलाम होते हैं, ठीक है, गौरी के 3 प्रमुख गुलाम होते हैं। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है नसीरुद्दीन उवाचा और तीसरा है ताजुद्दीन यलदौज, ठीक है।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो उसको उसने भारत का साम्राज्य दिया होता है चलाने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ भारत, ये सिंध प्रांत इस तरफ आता है, फिर गजनी इस तरफ आता है, तो मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था किसके अधीन, गौरी के अधीन, ठीक है। लेकिन गौरी की हत्या हो जाती है तो इसने सब अलग अलग गुलामों में बांट रखे थे। जो अभी हमने सेनापति की बात की तो ये इसके मुख्य गुलाम थे, और इन्होंने मतलब इसके जब पहले अभियान हुए थे, जब इसने युद्ध किया था तो इन्होंने इनका साथ दिया था, तो इनको ये इन गुलामों को बहुत मानता था, ठीक है। तो जो भारत में इसका गुलाम था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और सिंध प्रांत, देखिए देखिए एक सेकेंड, देखिए ये भारत में ऐबक हो गया, भारत में ऐबक हो गया। सिंध प्रांत में कौन, नसरुद्दीन उवाजा उवाचा नसरुद्दीन उवाचा। और गजनी में कौन था, ताजुद्दीन यलदौस। देखिए यहाँ पे सिंध प्रांत पाकिस्तान में आता है ना, सिंध प्रांत, ठीक है। और ताजुद्दीन यलदौस कहाँ पे, गजनी में, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख गुलाम थे, ठीक है। और भी गुलाम थे, इख्तियारुद्दीन खिलजी था, एक गुलाम और था, इख्तियारुद्दीन खिलजी था, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासरुद्दीन उवाचा, ताजुद्दीन यलदौज, ठीक है। और देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है। राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। और मुगल काल में भी राजकीय भाषा क्या रही, फारसी ही रही, ठीक है। तो राजकीय भाषा क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत की फारसी। मुगल काल में भी क्या रही, फारसी रही, ठीक है। अब देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें कौन कौन वंशों ने शासन किया, पहले इनके बारे में हम एक क्विक वो देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुलामों की बात चल रही थी ना, कौन गुलाम थे, 3 गुलाम थे। देखिए सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, 5वां लोधी वंश है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बताती हूँ मैं, गुल खिले तो सुगंध लो, ऐसे करके, ठीक है। गौ से गुलाम वंश, ठीक है, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कोई भी चीज़, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं, ठीक है। गुल खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। गुल खिले तो सुगंध लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। गुल मतलब गुलाम, खिले मतलब खिलजी, तो मतलब तुगलक, सुगंध मतलब सैयद, लो मतलब लोधी, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। अब देखिए जो गुलाम वंश का शासनकाल चलता है 1206 से 1290 तक चलता है, ठीक है। 1206 से 1290 तक चलता है। और संस्थापक किसको बोलते हैं गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और फिर देखिए फिर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको गुलाम वंशों को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। और खिलजी वंश चलता है 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। 1290 से 1320 ईस्वी तक मात्र 30 वर्ष, कितना चलता है, मात्र 30 वर्ष चलता है। सबसे कम शासन कौन, खिलजी वंश, ठीक है। सबसे कम शासन कौन, खिलजी वंश करता है, मात्र 30 वर्ष, यानी कि 1390 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है, गुल खिले तो, ठीक है। तुगलक वंश अब 20 तक तो रह गया ना, 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक किसका सबसे लंबा शासन चलता है, तुगलकों का 94 साल, ठीक है। सबसे लंबा शासन चलता है दिल्ली सल्तनत में तुगलकों का 94 साल, ठीक है। उसके बाद आता है सैयद वंश, 1414 से 1451, ठीक है। 1414 से 1451 सैयद वंश। फिर सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश 1451 से 1526 वंश तक, 1526 तक, ठीक है। 1526 यानी कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हो जाती है। बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोधी को मार देता है। तो यहाँ पे लोधी वंश का अंत हो गया 1526 से, फिर मुगल काल शुरू हो जाता है, ठीक है। मुगल काल शुरू हो जाता है 1526 तक। तो यहाँ तक दिल्ली सल्तनत चलती है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, यानी कि सबसे कम शासन 30 वर्ष, ठीक है। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, ये सबसे लंबा शासन 94 साल तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक ये चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत में जिन भी लोगों ने शासन किया था उनके बारे में, ठीक है। और अब हम देखेंगे डायरेक्ट किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में।
देखिए गुलाम वंश चला था, हमने अभी बात की थी 1206 से 1290 तक, ठीक है। फिर 1290 से 1320 किसका, खिलजी चलता है। फिर 1320 से 1404 तुगलक चलता है। 1404 से 1451 सैयद। 51 से 26 लोधी। बस 1526 इतना ही तो है। देखिए संस्थापक कौन हो गया गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको गुलाम वंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, गुलाम वंश। और इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मामलुक वंश। गुलूक वंश इज ऑल्सो नॉन एज मामलुक वंश, ठीक है। चलिए, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसने सुल्तान की उपाधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि मतलब नहीं ली थी किसने, ऐबक ने। यह मलिक और सिपह सलार की उपाधि में ही प्रसन्न था, ठीक है। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि ली थी, न कि सुल्तान की, ठीक है। मलिक और सिपह सलार की उपाधि ली थी, सुल्तान की नहीं ली थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलेंगे, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन हो गया, ऐबक। और इसने राजधानी कहाँ बनाई थी अपनी, लाहौर। इसकी भी बात बताऊंगी मैं, लाहौर क्यों बनाई, लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है ना, तो लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चलता है 1206 से 1210 ईस्वी तक। कब तक चलता है, 1206 से 1210 ईस्वी तक। और जो ऐबक था, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाल बख्श, कुरान खान और हातिम सेकंड, इसकी हातिम सेकंड, ये 3 उपाधियाँ थी इसकी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहते थे, लाखों का दान करने के कारण, लाखों का दान करने के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। और कुरान खान इसको इसलिए कहते थे क्योंकि ये कुरान बहुत सुरीली और मीठी आवाज़ में पढ़ता था, बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण इसको कुरान खान कहा गया, ठीक है। और हातिम द्वितीय, हातिम सेकंड किसने कहा इसको, मिन्हाज सिराज ने कहा, ठीक है। मिन्हाज सिराज ने क्या कहा, हातिम द्वितीय किसको कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मिन्हाज सिराज की एक पुस्तक कौन सी थी, तबकात ए नासिरी, जिसमें क्या था, गौरी के भारत पर जो विजय थी उनके बारे में, अभियान के बारे में लिखा था तबकात ए नासिरी में, ठीक है। मिन्हाज सिराज, तो मिन्हाज सिराज ने क्या कहा, हातिम द्वितीय, और क्या नाम थे, कुरान खान और लाख बख्श। ऐबक का अर्थ क्या होता था, चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। और देखिए, चलिए, और दास वंश भी बोलते हैं इसको क्योंकि गुलाम दासी की बात है, ठीक है। अब देखिए जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए 3, आप ऐसे याद कर दीजिए, यलदौज, यलदौज और उवाच्चा, उवाच्चा। देखिए नासिरुद्दीन, ये नासिरुद्दीन उवाचा और ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन उवाचा, एन उवाचा और ताजुद्दीन यलदौज, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो इसने क्या किया था, 3 गुलाम थे ना मेन, भारत में तो ऐबक हो गया, और नासिरुद्दीन उवाचा किधर था, सिंध में था, ताजुद्दीन यलदौज गजनी में था। तो इसने क्या किया, क्योंकि अगर ये भारत में अपनी सत्ता स्थापित करता है दिल्ली में, तो फिर ये लोग भी विरोध कर सकते थे ना, तो इसने यलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया। किसने, ऐबक ने यलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया, और अपनी बहन का विवाह किससे करा दिया, उवाचा से करा दिया। यानी कि जो नासिरुद्दीन उवाचा है, अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन उवाचा से करा दिया। और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश अभी आएगा जो इसका उत्तराधिकारी होगा, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करा देता है कौन, ऐबक। मतलब ऐबक ने जो अपने सामाजिक संबंध थे इनसे जो युद्ध थे इनको इस तरह से बैलेंस किया था, ठीक है। देखिए ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज कहाँ पे था, गजनी में। तो गजनी के जो सम्राट, मतलब जो गजनी का जो शासक प्रशासक था तब, ताजुद्दीन यलदौज, उससे अपनी पुत्री का विवाह करा देता है, नहीं उसकी पुत्री से अपना विवाह कर लेता है, यानी कि हाँ उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है, और अपनी बहन का विवाह ये उवाचा से करता है, और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर लेता है। देखिए किसका विवाह क्या कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका ये है कि कितनी दूरदृष्टि थी कि इसने मतलब कुल मिला के यहाँ के प्रशासन को संभाला। लेकिन देखिए सिंध प्रांत और गजनी ये सब तो इसने कर लिया था ना कब्जे, लेकिन इसने राजधानी लाहौर ही क्यों रहने दी, ये दिमाग लगाने की बात है, ठीक है। लाहौर इसलिए रहने दी क्योंकि लाहौर में इसने कोई इस तरह से संबंध स्थापित नहीं किया था ना, बाकी तो इसने यहाँ सिक्योर कर लिया था, कहीं पुत्री से विवाह कर लिया, कहीं किसी की बहन, अपनी बहन का विवाह करा दिया, और किसी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। तो इस तरह से इसने संबंध स्थापित कर लिए थे, ठीक है। तो ये था, और एक सेकेंड, और इसको पील बख्श भी बोलते हैं, ठीक है। लाख बख्श के साथ साथ पील बख्श भी बोलते हैं, पील बख्श, ये सब भी हो गया। और
और इसकी मृत्यु कैसे होती है? इसकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो, चौगान या पोलो बोलेंगे उसको। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है ऐबक की, ठीक है। और भारत में अगर पोलो खेलने का प्रचलन किसने किया, क्वेश्चन आएगा तो किसने किया? तुर्कियों ने किया, ठीक है। और भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की लोगों ने ही भारत में क्या चलाया? पोलो, ठीक है। भारत में पोलो की शुरुआत किसने की? तुर्की ने। अगर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्वेश्चन आए तो कितने बताएंगे? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। और पोलो खेलते समय ही इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरने से, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, 1210 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था ऐबक का। और अब हम देखेंगे ऐबक के दरबारियों के बारे में, ठीक है। देखिए, पहला दरबारी है इसका हसन निजामी। हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी थी ताज उल माशिर, ठीक है। ताज उल माशिर पुस्तक किसने लिखी? हसन निजामी ने, ठीक है। हसन निजामी ने कौन सी बुक लिखी? ताज उल माशिर, ताज उल माशिर पुस्तक लिखी। और फ़र्क ए मुदबिर, अदब उल हर्ब, संजरा ए अनसब, ये सारी पुस्तकें किसने लिखी? हसन निजामी ने, ठीक है। फ़र्क ए मुदबिर, अदब उल हर्ब, संजरा ए अनसब, ये सारी किसने लिखी थी? हसन निजामी ने, ठीक है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है तो कुतुब मीनार की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता है। कुतुब मीनार देखा होगा, फोटो में तो देखा ही होगा, ठीक है। ऐसे करके एक मीनार है, बचपन में हमने फिगर बनाया था ऐसे करके चित्र, ठीक है। तो कुतुब मीनार ऐसे करके ये बना दी हमने मीनार, ठीक है। लेकिन हमने तो खाली ऐसे ड्रॉ की है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसका नींव रखी थी, ठीक है। सबसे पहले नींव रखने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा है, लेकिन ये इसने खुद के नाम पे नहीं रखा है। एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी संत होते थे। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तब हम सूफी संतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे निजामुद्दीन औलिया थे, ये सब सूफी संत थे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखते हैं कुतुब मीनार की नींव कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहाँ है? दिल्ली में है, सबको पता है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और देखिए, 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5। लेकिन ये पहले 5 मंजिला नहीं थी, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे जब ये 5 मंजिला कब बने, ठीक है। 5 मंजिला इसको फिरोज शाह तुगलक बनाता है, अभी आएगा, ठीक है। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, पोलो खेलते समय। तो इसका निर्माण कौन पूरा कराता है? इल्तुतमिश। अभी हमने देखा ना, इल्तुतमिश से क्या कराता है? कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह कराता है ना, तो उसका निर्माण पूरा कौन कराता है? इसका दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इसका निर्माण पूरा कराता है। किसका? कुतुब मीनार का, ठीक है। और जो वर्तमान स्वरूप में अभी कुतुब मीनार प्रेजेंट है उसको कराता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक FST ये कराता है अभी जो वर्तमान में निर्माण है, ठीक है। तो एक ये बना दी कुतुब मीनार। और कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक एक बनाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक और बनाता है तीसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कौन बनाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। देखिए, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये भी दिल्ली में है, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भी दिल्ली में है, लेकिन एक जगह याद कर लो, मेहरौली दिल्ली में। कौन? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 झोपड़ा लिख देती हूँ, ठीक है। 2.5 झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किधर है? अजमेर में है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो ये 3 इमारतें किसने बनाई थी? ऐबक ने। और एक बात और है, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया, अपने नाम का खुतबा नहीं। कोई रिवाज होती होगी, रस्म होती होगी, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन खुतबा नहीं पढ़ाया ऐबक ने अपने नाम का, ठीक है। फिर देखिए, ऐबक के बाद क्या आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है आराम शाह। नाम क्या है इसका? आराम शाह। ये इसका पुत्र होता है और अयोग्य होता है, ठीक है। अयोग्य होता है, ये शासन पे बैठता है, लेकिन
इसको उठा देते हैं, ठीक है, इसको उठा दिया जाता है। तो उसके बाद जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को बैठा जाता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, ठीक है। इल्तुतमिश को, अब इल्तुतमिश कौन होता है? इसका दामाद होता है, ठीक है, दामाद होता है, किसका? दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का। आराम शाह को हटा के, आराम शाह को हटा के इसमें एक लड़ाई होती है, ठीक है। जब आराम शाह को हराया जाता है तो जट की लड़ाई क्या होती है? जट की लड़ाई होती है 1210 ईस्वी में। 1210 में ही ऐबक की मृत्यु हुई थी ना, तो जट की लड़ाई भी 1210 में हो जाती है। ये आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होती है। तो कौन जीता होगा? ऑब्वियसली इल्तुतमिश जीता होगा, तभी तो वो बनेगा, ठीक है। तो जट की लड़ाई कब हुई? 1210 में, ये याद करेंगे। और अब देखिए, अब इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे हम। इल्तुतमिश का जो नाम क्या है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का नाम क्या है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का नाम क्या है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए 1210 तो ऐसी लड़ाई में बीत गया था ना, तो 1211 से 36 तक, ठीक है, 1211 से 36 तक कौन रहता है? इल्तुतमिश अपनी गद्दी पे रहता है, ठीक है, इल्तुतमिश रहता है। और देखिए इसका पूरा नाम क्या था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक का गुलाम हुआ कौन? ऐबक का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, ठीक है। और ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था, ठीक है। देखिए गोरी का गुलाम ऐबक, गोरी का गुलाम ऐबक, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो देखिए गुलाम का गुलाम, तो गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को, ठीक है। चलिए, और इसको क्या बोलते हैं? इल्तुतमिश को वैधानिक सुल्तान बोलते हैं, ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न सुल्तान बोलते हैं। इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? वैधानिक सुल्तान, प्रभुत्व संपन्न सुल्तान, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक, और उद्धारक, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक, वास्तविक संस्थापक, ये सब किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को, ठीक है। और ऐबक ने क्या किया था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक ने इसको सर ए जानदार का पत्र दिया था। कहीं कहीं पे इसको जहांदार भी लिखा है, ठीक है। सर ए जहांदार या सर ए जानदार का पत्र किसको दिया था? पद दिया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिया था, ठीक है। क्योंकि तो ऐबक राजा था ना, ऐबक का दामाद हुआ इल्तुतमिश। तो जो सर ए जानदार या जहांदार था वो क्या था? अंगरक्षु का प्रधान था। अंगरक्षक थे जो, उनका प्रधान किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को। तो देखिए अभी तक हमने बोला कि लाहौर में लाहौर में राजधानी रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये क्या करता है? राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आता है, कौन? इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत में, या ऐसे आएगा कि भारत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किस सुल्तान ने किस शासक ने प्रतिस्थापित किया, आएगा तो कौन होगा? इल्तुतमिश, ठीक है। और खान ए जहांदार, खान ए जहांदार, सर ए जानदार, सर ए जानदार ये क्या था? अंगरक्षकों का प्रधान था, ठीक है। चलिए, और क्या किया था इल्तुतमिश ने? देखिए जब इल्तुतमिश को, देखिए पद तो ये मिला था ना, और लेकिन ये क्या था? बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर। देखिए सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का, ठीक है, बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले। सॉरी 1200, देखिए 1200 कितने में आ गया था? 11 में आ गया था ना। अब ऐसी तो होगा नहीं, 10 साल बाद की बात आ जाती है, तो कब आ जाएगा? 1221। तो 1221 में कौन करता है? जो चंगेज खान है, चंगेज खान भारत पे आक्रमण करने की पूरी कोशिश, मतलब ट्राई करता है, लेकिन ये बचा लेता है आक्रमण से इल्तुतमिश। देखिए एक जलालुद्दीन मांग बरनी करके है, ठीक है, मांग भरनी नहीं, मांग बरनी, ठीक है, जलालुद्दीन मांग बरनी। जलालुद्दीन मांग बरनी चंगेज खां के आक्रमण से बचता हुआ कहाँ पे आता है? इल्तुतमिश से शरण मांगने आता है। लेकिन इल्तुतमिश इसको शरण नहीं देता है, क्योंकि अगर इसको शरण दे देता है इल्तुतमिश मांग बरनी को, तो चंगेज खां भारत पर भी आक्रमण कर सकता था। तो ये अपनी चतुराई का परिचय देते हुए मांग बरनी को शरण नहीं देता है, ठीक है। तो चंगेज खां के आक्रमण से बचाता है कौन? इल्तुतमिश। तो जो चंगेज खान था, चंगेज खान ये मंगोल था, ठीक है, चंगेज खान क्या था? मंगोल था। इसका मूल नाम था तैमुजिन खान, PYQ है, ठीक है, तैमुजिन खान। चंगेज खान एक मंगोल था जिसका मूल नाम क्या था? तैमुजिन खान। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमुजिन खान। और ये देखिए PY को लिखा भी है। सिंधु के तट पर, सिंधु के तट पर मंगोल सबसे पहले कब देखे गए?
जो मंगोल यानी कि चंगेज खान आया था ना, चंगेज खान सिंधु के तट पर आया था, भारत आया था। ये 1221 ईस्वी के समय पर देखे गए चंगेज खान भारत आया था। लेकिन इल्तुतमिश ये मांग भरने को शरण नहीं देता है, तो उसके बाद ये वापस चला जाता है। ठीक है, चलिए। और 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा से खिल्लत प्राप्त हुई थी। खलीफा से खिल्लत प्राप्त हुई थी कब? 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को। तब देखिए जिनसे इसको खिल्लत प्राप्त हुई वो कौन थे? बगदाद के खलीफा मुंतशिर बिल्लाह। बगदाद के खलीफा मुंतशिर बिल्लाह ने इनको क्या दी थी? खिल्लत दी थी। ठीक है, इसका वर्णन किसने किया है? हसन निजामी ने किया है। हसन निजामी ने। हसन निजामी की बुक क्या थी भाई? बताओ बताओ। ताज उल मासिर। ठीक है, ताज उल मासिर बुक थी हसन निजामी की। इसने वर्णन किया है खलीफा से खिल्लत मिलने का इल्तुतमिश को। कब मिली? 1229 में। चंगेज खान कब आया था? 1221 में। और 1211 से 1236 तक इसका काल चलता है। किसका? इल्तुतमिश का। फिर 1236 में कौन आती है? रजिया आ जाती है, अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा। और क्या किया था? देखिए खिल्लत प्राप्त की इसने 1229 में। तो पहला शासक जिसने खिल्लत प्राप्त की थी, जिसने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की, वो कौन हो गया? इल्तुतमिश। ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और सल्तनत काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, सल्तनत काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन भी किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और देखिए इसने मुद्रा का प्रचलन कराया था, जो वो क्या था? चांदी की मुद्रा थी जो उसको टका बोला जाता था, और तांबे की मुद्रा को बोला जाता था जीतल। ठीक है, चांदी का टका और तांबे के जीतल मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो चांदी से टका हुआ, ऐसे याद करना। ठीक है, चांदी का टका, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। चांदी तांबे को कॉपर लिखते हैं ना, CUG, जीतल, ऐसे करके याद रख लो। CUG करके जो भी करने हैं। ये इसको AG बोलते हैं, चांदी को AGT, AGT ऐसे याद कर लो। तो AGT, टी यानी कि चाय होती है ना, AGT ऐसे करके। T फॉर टका यानी कि सिल्वर का टका, और इस तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, कॉपर का जीत। ठीक है, जैसे भी करना है बस याद करना, ये जरूरी है याद करना। ठीक है, और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी किसने चलाए? सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने चलाए। और चलिए, और देखिए, और इल्तुतमिश ने क्या किया? एक तुर्कान ए चहलगानी संगठन का गठन किया। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, इसको चालीसा भी बोलते हैं। ठीक है, चालीसा। इसमें 40 गुलामों का समूह था। ठीक है, 40 गुलामों का समूह तुर्कान ए चहलगानी, इसका गठन किया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसमें 40 सरदार यानी कि 40 जो गुलाम थे, ये लोग, यही सब जो मुख्य वो थे, यही सब थे। ठीक है, 40 तुर्कान चहलगानी। इनको बाद में अभी ख़त्म बलबन करेगा। ठीक है, बलबन आएगा बाद में, तुर्कान चहलगानी को ख़त्म करेगा। गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। ख़त्म कौन करेगा? बलबन। ठीक है, चलिए। और जो इल्तुतमिश है, इसने उज्जैन के महाकाल व भिलसा मंदिरों को भी लूटा था। इल्तुतमिश ने क्या किया? उज्जैन के महाकाल मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर और भिलसा मंदिरों को भी लूटा। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का दरबारी कौन था? मिन्हाज सिराज। बुक हम 100 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तो याद हो गई होगी। तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी, मिन्हाज सिराज की बुक कौन सी? तबकात ए नासिरी, जो कि सल्तनत काल का पहला क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है। ठीक है, सल्तनत काल का पहला क्रमबद्ध इतिहास माना जाता है तबकात ए नासिरी। ठीक है, देखिए फिर इल्तुतमिश क्या करता है? शासक मनोनीत करता है रजिया को। ठीक है, अपने पुत्र को राजा न दे, मतलब पुत्र को राजा नहीं बनाया, रजिया को राजा बनाया। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, इनका नाम था उमदत उल निशवा, उमदत उल निशवा। ठीक है, रजिया का नाम क्या था? उमदत उल निशवा। क्वेश्चन बना नहीं है, मे भी बन गया, क्योंकि पहली मुस्लिम शासिका है भारत की। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका भारत की, पहली और अंतिम, इसके बाद कोई मुस्लिम शासिका बनी नहीं। ठीक है, तो उमदत उल निशवा नाम से रजिया को मनोनीत किया। लेकिन क्या होता है, एक रजिया का भाई होता है जो रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज या रुकनुद्दीन फिरोज, जो भी कहना है, ये राजा बनता है अपनी माँ शाह तुर्कान के प्रभाव से। ठीक है, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की वाइफ होती है।
इल्तुतमिश की रानी होती है शाह तुर्कान, ठीक है। तो ये शाह तुर्कान अपने बेटे की इसको बैठा देती है, रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा देती है, लेकिन ये अयोग्य होता है तो इसको राजा बनाया नहीं जाता है ज़्यादा टाइम तक। फिर जो तुर्कान चहलगानी मेन डिसीजन लेते हैं तो वो भी किसको बना देते हैं, रजिया को ही बना देते हैं, ठीक है, शासिका, ठीक है। तो पहली शासिका कौन होती है, रजिया। तो अब हम रजिया से लेके आगे का गुलाम वंश नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको पूरा रिवाइज करिएगा, ठीक है। 2x की स्पीड में सुनो, लेकिन इसको सुनो अच्छे से, ठीक है। और इसमें मैंने फर्स्ट क्लास का भी मतलब ज़्यादा मर्ज किया है, फर्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली क्लास है, ठीक है। चलिए, थैंक यू साथियों।